टू नौकी प्लस अकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हमने यहाँ अपने चैनल पर CHSL 2024 के लिए बूस्टर सीरीज स्टार्ट किया, जिसके तहत मैं आपको एक एक करके प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 9 है। इससे पहले मैंने आपको 8 प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इसके अलावा आपको इस क्लास का PDF भी मिल जाएगा। इस क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया था? द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ओवरलैप्ड विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए वैश्विक वित्तीय संकट कब आया था। देखिए, वैश्विक वित्तीय संकट 2008 में आया था, वैश्विक वित्तीय संकट। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में दे रखी नौवीं पंचवर्षीय योजना। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक चली थी, तो इसमें तो वैश्विक वित्तीय संकट नहीं आया होगा। ठीक है, ऑप्शन ए तो गलत होगा। ऑप्शन भी देखते हैं। इसमें दे रखा 10वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक चली थी, तो इसमें भी वैश्विक वित्तीय संकट नहीं आया होगा, क्योंकि वैश्विक वित्तीय संकट 2008 में आया था। ऑप्शन सी में दे रखा है 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, ये 2012 से लेकर 2017 तक चली थी, इसमें भी नहीं आया होगा। इसके बाद आती है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना चली थी 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है। देखिए, वैश्विक वित्तीय संकट 2008 में आया था, और इसके समकालीन जो पंचवर्षीय योजना थी वो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि वैश्विक वित्तीय संकट 11वीं पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं, 12वीं, 11वीं, इन सारी पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक चली थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये अमरसेन मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? अमरसेन मॉडल पर आधारित थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें न्याय पुनः वितरण प्रणाली को अपनाया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके अलावा इस योजना का लक्ष्य था राजकोषीय नीति लागू करना, ताकि केंद्र, राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र में राजस्व घाटे को कम किया जा सके। इस योजना का लक्ष्य था, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था सार्वजनिक न्याय की समता के साथ आर्थिक विकास। क्या था इस योजना का मुख्य उद्देश्य? सार्वजनिक न्याय की समता के साथ आर्थिक विकास 9वें पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आगे देखेंगे हम 10वीं, 11वीं, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा देखेंगे। आगे पंचवर्षीय योजना के बारे में, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, अच्छा, इसमें शिक्षा को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। क्वेश्चन बनेगा भैया, सर्व शिक्षा अभियान किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ठीक है, इस योजना के प्राथमिक लक्ष्य थे 8% की वार्षिक GDP वृद्धि हासिल करना। इसके अलावा वर्ष 2007 तक गरीबी में 5% की कमी लेकर आना इसके प्राथमिक लक्ष्य थे। और योजना में कृषि को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार करना, क्योंकि कृषि क्षेत्र के विकास में लाभ को व्यापक रूप से फैलाने की सर्वाधिक शक्ति होती है कृषि क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना में हर क्षेत्र के विकास के लिए समावेशी विकास तथा तीव्रतम विकास पर जोर दिया गया था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास और तीव्रतम विकास पर जोर दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, याद रखेंगे किस पर जोर दिया गया था? समावेशी विकास और तीव्रतम विकास पर जोर दिया गया था। ठीक है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 1 अप्रैल 2010 को भिंड मिल योजना प्रारंभ की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और इसी योजना में वन क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, किंतु वन 24% से घटकर 22% रह गए। वन क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वन घट ही गए थे 11वीं पंचवर्षीय योजना में। हम देख लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं के बाद 2017 के बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चली थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, और इस योजना का उप शीर्षक है तीव्र, अधिक टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। इस पंचवर्षीय योजना का शीर्षक है। ठीक है, इंपोर्टेंट है भैया, याद रखेंगे। इसका आदर्श वाक्य क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो शीर्षक क्या है, वो है तीव्र, अधिक टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार में कमी का लक्ष्य रखा गया था, किंतु इसमें दोनों ही बढ़ गए थे 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब ये देखते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजना को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, और पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। इसके अलावा योजना आयोग को सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। और अब तक हमारे भारत में 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी हैं। ठीक है, अब तक हमारे भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना बनी है? 12 पंचवर्षीय योजना बनी है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, पहली पंचवर्षीय योजना। और अंतिम पंचवर्षीय योजना यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चली 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी।
ठीक है। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन हो गया है। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हो गया है। अब इस वजह से हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना बनना अब बंद हो गया है और नीति आयोग सरकार के लिए थिंक टैंक की तरह कार्य करती है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैंने धीरे धीरे आपको सारी पंचवर्षीय योजना करा दी है, 12 के 12 पंचवर्षीय योजना करा दी है, सभी के मैंने उद्देश्य भी बता दिए हैं। ठीक है। अब देखेंगे सिंगस्त मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ठीक है, सिंगस्त मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए क्षिप्रा नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, गंगा नदी या फिर गंडक नदी। देखिए, सिंगस्त मेला एक कुंभ का मेला ही है और इसको क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। देखते हैं थोड़ा सा कुंभ के मेले के बारे में। देखिए, हमारे भारत में कुंभ के मेले 4 जगहों पर लगते हैं। ठीक है, सिंगस्त मेला भी उसी कुंभ के मेले में से एक है जो कि उज्जैन में आयोजित होता है। हमारे भारत में 4 कुंभ के मेले लगते हैं और चारों कुंभ के मेले किसी नदी के तट पर और अलग अलग जगह पर लगते हैं। हम उनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ लगते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में उज्जैन में लगता है सिंगस्त मेला, जिसको कुंभ कुंभ का मेला ही है, और ये क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। हमारे पास उत्तर प्रदेश प्रयागराज में लगता है कुंभ का मेला। ये त्रिवेणी संगम में लगता है। त्रिवेणी संगम से मतलब हो जाता है ये गंगा यमुना सरस्वती, ये जमुना नहीं है भैया, यमुना है। ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगेगा। ठीक है, इसके अलावा नासिक नासिक में लगता है, जो कि महाराष्ट्र में है नासिक। ये गोदावरी नदी के तट पर लगता है और इस मेले को त्र्यंबक मेला भी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से उज्जैन के मेले को सिंगस्त मेला कहते हैं, उसी तरह से नासिक के मेले को त्र्यंबक मेला भी कहते हैं। ठीक है, ये कुंभ के मेले के ही रूप हैं, कुंभ के मेला ही है ये। अच्छा, इसके अलावा हरिद्वार में लगता है, गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में लगता है। तो ये हमारे 4 कुंभ के मेले लगते हैं हमारे भारत में और चारों के अलग अलग जगह पे लगते हैं। कौन कौन से देखिए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और हरिद्वार में 4 अलग जगह पर लगते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो कौन सा राज्य उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? देखिए, हिमाचल प्रदेश में उर्वरक का उत्पादन नहीं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। ठीक, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में होता है जी, बिल्कुल होता है उर्वरक का उत्पादन। तो इनसे संबंधित कौन सी कंपनियां हैं जो उर्वरक का उत्पादन करते हैं, उससे भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उर्वरक कहते किसे हैं। देखिए, उर्वरक ये ऐसी सामग्री होती है जिसमें पौधों की वृद्धि और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक तत्व होते हैं। रासायनिक तत्व कौन से होते हैं जो कि पौधों को बढ़ाने में सहायक होते हैं? वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिसमें नाइट्रोजन की अधिकता बहुत मायने रखती है। ठीक है, ये सारे उर्वरक कहलाते हैं। गुजरात में है, गुजरात में उत्पादन होता है। तो कहाँ पर उत्पादन होता है? देखिए, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड और गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड, ये जैसी बड़ी कंपनियां हैं गुजरात में जो कि उर्वरक का उत्पादन करती हैं। कौन कौन सी? फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड, इसके अलावा है गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड। ठीक है, महाराष्ट्र में होता है जी, बिल्कुल होता है महाराष्ट्र में। देखिए, महाराष्ट्र में की कंपनी का नाम है राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, आरसीएफ और एनएफएल। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी होता है। उत्तर प्रदेश की कंपनी का नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफको भी बोलते हैं। इफको का तो आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, एग्जाम में भी बन जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? Which act declared that British rule in India would end by 30 जून 1948? तो किस अधिनियम ने घोषणा की थी? तो ये घोषणा की थी 1947 के अधिनियम ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1947 का एक्ट। देखेंगे थोड़ा सा ये सारे अधिनियम के बारे में देखेंगे। 1858 का अधिनियम, 1947, 1892, 1955, ये सारे अधिनियम के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। देखिए, 1858 के अधिनियम के बारे में जानकारी लेंगे। 1858 का अधिनियम भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद आया था 1858 का अधिनियम, और इस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया था और भारत का शासन जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था उसको हटाकर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। ठीक है, और भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म करके भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया था। जब 1857 का युद्ध हुआ था तो भारत में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन जब 18 युद्ध के बाद में 1858 का अधिनियम आया, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म करके भारत का वायसराय बना दिया गया और इस तरह से भारत का प्रथम वायसराय जो बना वो लॉर्ड कैनिंग बना। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना था, याद रखेंगे। और वायसराय पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटेन में ही राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया जो ब्रिटेन का मंत्री होता था। ठीक है, याद रखेंगे, वायसराय पर नियंत्रण करने के लिए राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया था। ओके, अच्छा, अब हम देखेंगे 1947 का अधिनियम। तो ये अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ये विधेयक ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था
और जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश हिंदुस्तान छोड़ देंगे। ठीक है। इसके बाद आता है 1892 का अधिनियम, देख लेते हैं। 1892 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया और निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई थी 1892 के अधिनियम के द्वारा। अब आता है हमारे पास 1955 का अधिनियम। ये तो हमारे स्वतंत्रता के बाद का अधिनियम है और ये था नागरिकता का अधिनियम। कौन सा अधिनियम, नागरिकता का अधिनियम। और इसमें भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित जानकारी है 1955 के अधिनियम में। और इसमें पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे कि नागरिकता के अधिनियम में पहली बार संशोधन कब हुआ था, 1986 में। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा है। ऑप्शन ए खाना पकाने में उपयोग, सिंचाई, पालतू जानवरों के लिए पानी, या फिर औद्योगिक कार्यों के लिए उपयोग। तो इनमें से कौन सा वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग है। तो इसका सबसे उपयुक्त उपयोग है वर्षा जल संग्रहण का सिंचाई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंचाई, इरिगेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मुगल्स बिल्ट मोती मस्जिद इन द आगरा फोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो किस मुगल शासक ने आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो वो था शाहजहां ने। किसने करवाया था, शाहजहां ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां ने। देखेंगे शाहजहां, जहांगीर, अकबर और औरंगजेब के बारे में, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। और इनसे पहले वाली वीडियो में मैं बाबर और हुमायूं के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। हम शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे शाहजहां के बारे में। शाहजहां का नाम ही था खुर्रम खान। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था, खुर्रम खान। और शाहजहां ने शासन किया था 1627 से लेकर 1658 तक शाहजहां ने भारत पर शासन किया। शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। और जहांगीर किसका पुत्र था, जहांगीर अकबर का पुत्र था। ठीक है। अच्छा, इन शाहजहां का जन्म हुआ था लाहौर में। 1592 में जगत गोसाई के गर्भ से शाहजहां का जन्म हुआ था। इसका विवाह 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ, जो इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल का नाम ही अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है। इसके अलावा इसी की याद में आगरा में ताजमहल बना है। ठीक। और दक्षिण भारत में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर पर विजय प्राप्त करने के बाद जहांगीर ने खुर्रम खान को शाहजहां की उपाधि दी थी। पहले शाहजहां का पहले का पुराना नाम जो था वो खुर्रम खान था। लेकिन जब वजीर वजीर मलिक अंबर पर विजय प्राप्त करने के बाद जहांगीर ने खुर्रम खान को शाहजहां की उपाधि दे दी थी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा इसने अकबर द्वारा आरंभ इलाही संबत की जगह हिजरी संबत शुरू कर दिया था। अकबर ने इलाही संबत शुरू किया था, लेकिन शाहजहां ने आकर हिजरी संबत को शुरू कर दिया था, इलाही संबत को हटा दिया था। ठीक है। शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लेकर आया। अकबर के समय पर राजधानी क्या थी, आगरा थी। और शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि इसने बहुत सारी इमारत बनवाई थी भारत में। देखिए, जो शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई, आगरा का ताजमहल बनवाया था, और आगरा का लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। याद रखेंगे भैया। देखिए, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था और आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। लेकिन आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, वो शाहजहां ने करवाया था अकबर के आगरा के लाल किले में। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने, शाहजहां ने। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था, जिसे तख्ते ताउस कहते हैं, जिस पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा शाहजहां के उत्तराधिकारी के लिए 4 युद्ध हुए थे। कौन कौन से युद्ध हुए थे, इसे देखेंगे। सबसे पहला बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, जिसमें दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान और शाह सुजा के बीच में हुआ था, जिसमें सुलेमान विजय हुआ था। ठीक है। इसके बाद धर्मट का युद्ध हुआ, जो कि औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हो गया था। ठीक। इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ। सामूगढ़ भी औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था, जिसमें भी उसमें भी औरंगजेब विजय हो गया था। लेकिन इसके बाद औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया था सामूगढ़ के युद्ध के बाद। सामूगढ़ के युद्ध के बाद औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया था। के बाद आता है देवराय का युद्ध। ये भी औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था, इसमें भी औरंगजेब विजयी हुआ था। लेकिन इसमें दारा शिकोह की हत्या कर दी थी औरंगजेब ने, और औरंगजेब ने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक पुनः राज्याभिषेक करवाया था। तो इस तरह से इसने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, किसने, औरंगजेब ने। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखते हैं अकबर के बारे में। देखिए, अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल।
ठीक है, याद रखेंगे। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था अकबर का जन्म? अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के राजा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए 1556 में अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलनौर में बैरम खान ने किया था। अकबर का राज्याभिषेक, बैरम खान कौन था? बैरम खान अकबर का संरक्षक था। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु के बाद, ये अकबर हुमायूं का ही पुत्र था, तो हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली और आगरा पर सूरवंशी आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू ने अधिकार कर लिया था। तो दिल्ली और आगरा पर किसने किसने अधिकार कर लिया था? हेमू ने अधिकार कर लिया था, जिसकी वजह से पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, अकबर और हेमू की सेना के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने। किसने किया था? बैरम खान ने। इसमें अकबर विजयी हो गया, इसमें अकबर की सेना विजयी हो गई, और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच। और इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व आसफ खान ने और मान सिंह ने किया था। ठीक है, किसने किया था? आसफ खान ने और मान सिंह ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था, जिसमें अकबर विजयी हो गया था। ठीक है, इसके अलावा अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, और इसका उल्लेख अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में 66 वर्गों में किया है। और इसके अलावा अकबर ने आईना ए तहशाला की भी शुरुआत की। ठीक है, याद रखेंगे, आईना ए तहशाला की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। इसके अलावा गजे इलाही की शुरुआत की थी अकबर ने। रस्कों के अग्रिम ऋण के लिए तकावी की व्यवस्था की थी अकबर ने। ठीक है, और अपनी राजधानी में इबादत खाना की स्थापना की थी अकबर ने। याद रखेंगे, इबादत खाना की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। अग्रिम ऋण के लिए तकावी की व्यवस्था किसने की थी? अकबर ने की थी। और गजे इलाही की शुरुआत भी अकबर ने की थी। ठीक है, इसके अलावा 1582 में दीन ए इलाही की भी स्थापना अकबर ने की थी। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए अकबर काल में कुछ इमारतें बनी, जैसे कि इसमें बना था हुमायूं का मकबरा बना, आगरा का किला बना, फतेहपुर सीकरी का किला बना, इलाहाबाद का किला बना, और जो कि पंचमहल का निर्माण हुआ था अकबर काल में, अकबर ने करवाया था इन सारी चीजों का निर्माण। किस किसका? हुमायूं का मकबरा, अकबर का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, इलाहाबाद का किला और पंचमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, अकबर काल में नवरत्न थे, और नवरत्न के नाम देख लेते हैं। वीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, और फैजी मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम, ये नवरत्न थे अकबर के दरबार में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आगे देखेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का शासनकाल चला था। जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 में, यानी कि 1569 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। इसकी माँ का नाम था मरियम उज्जमानी। जहांगीर की माँ का नाम क्या था? मरियम उज्जमानी था। ठीक है, याद रखेंगे। इनके गुरु का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर के पिता का नाम क्या था? अकबर था। और अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं था। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसने दीन इलाही को खत्म कर दिया, जो कि अकबर ने दीन इलाही को शुरुआत की थी और जहांगीर ने दीन इलाही को खत्म कर दिया था। ठीक है, और जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो और एडवर्ड टेरी यूरोपीय यात्री आए थे। कौन कौन आए थे? विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो और एडवर्ड टेरी यूरोपीय यात्री आए थे जहांगीर के दरबार में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे भैया कि जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी? विलियम हॉकिंस को दी थी। 1615 में सर टॉमस रो ने सूरत में व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त किया था। सर टॉमस रो ने कश्मीर में शालीमार बाग की स्थापना की थी जहांगीर ने। तो शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? जहांगीर ने की थी। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझुके जहांगीरी लिखी। ठीक है, जहांगीर ने ही अपनी आत्मकथा लिखी थी तुझुके जहांगीरी। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम देखेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल चला था। इसका जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में, मुमताज महल के गर्भ से इसका जन्म हुआ था। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था। ठीक है, अच्छा, इसका विवाह हुआ था फारस की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से इसका विवाह हुआ था, जो कि राबिया बीबी के नाम से विख्यात हुई। ठीक है, अच्छा जी। और औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। कहाँ पर बनवाया? औरंगाबाद में बनवाया। और इस मकबरे को दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। ठीक है, इसके शासनकाल में, यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह हुए थे। पहला जाट विद्रोह हुआ था गोकुल जाट के नेतृत्व में। दूसरा जाट विद्रोह राजा राम के नेतृत्व में, और राजा राम ने मुगल सेनापति को मारकर सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे की लूटपाट भी की थी राजा राम ने। ठीक है, और तीसरा जाट विद्रोह हुआ था चूड़ामन के नेतृत्व में। तीसरा जाट विद्रोह हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। पहला जाट विद्रोह गोकुल जाट के नेतृत्व में, दूसरा राजा राम के नेतृत्व में, तीसरा चूड़ामन के नेतृत्व में।
अंत में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की थी। क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है भैया कि भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो सूरजमल ने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी, भरतपुर की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखेंगे। अब इसके अलावा इसके शासनकाल में बुंदेला विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व किया था चंपत राय बुंदेला ने, और राजपूत विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व किया था अजित सिंह ने, ठीक है। इसके अलावा 1675 में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने, तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। इसने जजिया कर फिर से शुरू कर दिया था। जजिया कर को समाप्त किसने किया था, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से स्टार्ट कर दिया था, और इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो वो होता है फैराडे के नियम के अनुसार। आपने पढ़ा होगा फैराडे का नियम, 12th में पढ़ा होगा आपने। अभी हम फिर से देख लेते हैं फैराडे के नियम अपने भाषा में, सरल भाषा में देखेंगे। देखिए ये नियम बताता है कि जब किसी चालक परपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। और ईएमएफ का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये दिया था फैराडे ने नियम। फैराडे ने कौन सा नियम दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, और ये बताया था विद्युत फैराडे ने। फैराडे के नियम के अनुसार ही, फैराडे के नियम के आधार पर ही विद्युत जनित्र चलते हैं, ठीक है। अभी हम इसका बचा हुआ देखेंगे, इसके अलावा कूलम किरचॉफ लाप्लास के नियम को भी देखेंगे, ठीक है। देखिए अब इसका गणितीय रूप देखेंगे तो गणितीय रूप ईएमएफ बराबर माइनस के डी फाइव अपॉन डी टी होता है, ठीक है। यहाँ पर ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ का मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है जो कि वोल्ट में होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, और समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है, याद रखिए। इसमें जो माइनस जो होता है, माइनस का निशान यह दिखाता है कि प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है, ये ऋणात्मक चिन्ह दिखाता है, ठीक है। इसका जो यूज होते हैं विद्युत जनरेटर और ट्रांसफार्मर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होते हैं, यहाँ पर, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कूलम का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट कूलम का नियम अक्सर करके आ जाता है एग्जाम में। कूलम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी आइए देखते हैं इसके, जैसे कि हमारे पास ये दो आवेश हो गए Q1 और Q2, ये हमारे पास दो आवेश, इनके बीच की दूरी r है। मैं मान लेंगे कि इनके बीच की दूरी r है, ठीक है। इसने पहली लाइन बोली है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि बल F क्या होता है, बल F प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इसने दूसरी लाइन कही है उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r²। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। तब दोनों इक्वेशनों को देखते हैं तो फिर हमारे पास आता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। क्या आता है, Q1 Q2 अपॉन r²। जैसा कि आपको पता है जब हम प्रोपोर्शनल को निशान हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट क्या है इसमें k, तो यहाँ पे k का मान क्या होगा, 1/4πε0। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0। यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। जहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास किरचॉफ का नियम, आगे हमारे पास किसका नियम, किरचॉफ का नियम, ठीक है। किरचॉफ के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम जिसको धारा का नियम भी कहते हैं, ये किस पर आधारित होता है, ये बताता है भैया कि किसी संधि पर, ये जंक्शन पर आने वाली धारा का योग उस संधि से जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। जैसे कि ये एक संधि है, इस पर आने वाली धारा का योग, ये धारा को एम्पियर में दिखाते हैं, आने वाली धारा, जैसे कि ये एक धारा आ रही है, एक ये धारा आ रही है, एक ये धारा, इस यहाँ पर जो आ रही है धारा, उसका योग यहाँ से जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। यानी कि इस संधि से धारा जा रही है 8, इस संधि से धारा जा रही है 4, और इस संधि पर धारा आ रही है 3, 2 और n, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या,
एन क्या होगी, आने वाली धारा का योग बराबर होगा जाने वाली धारा के योग के, यानी कि 3 + 2 + n बराबर होगा 4 + 8 के। जब हम यहाँ से 8 n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, याद रखेंगे। अच्छा, ये नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। किरचॉफ का प्रथम नियम कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है, बहुत ईजी है। ये सिंपल सी बात कहता है कि आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा का योग के बराबर होता है, ये किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है। दूसरे नियम को देखेंगे, ये वोल्टेज का नियम होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टेज का नियम होता है। ये कहता है कि किसी भी चालक प्रपथ में धारा एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफल नियत रहता है। धारा का और उसके संगत प्रतिरोध है उसका गुणनफल नियत रहता है। आई आर बराबर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है। ठीक है, जैसे कि सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ए होता है। ये नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। वोल्टेज का नियम यानी कि किरचॉफ का द्वितीय नियम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लाप्लास के नियम के बारे में देखते हैं। यह हाइड्रोडायनामिक्स का एक नियम है जो कि तरल में दबाव, तनाव और वक्रता के बीच संबंध का वर्णन करता है। इसका वर्णन करता है दबाव, तनाव और वक्रता के संबंध। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस ओडिसी नर्तक या नर्तकी को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इनमें से किसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया जो कि ओडिसी नर्तक हैं। केलुचरण महापात्र को, माधवी मुदगल को, संयुक्ता पनिग्रही को, या फिर प्रियवंदा मोहंती हैजमादी को। तो ओडिसी नर्तक हैं, किसको पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा और भी कुछ ओडिसी नर्तक के कुछ कलाकार के नाम जो कि इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, एग्जाम में आते हैं, उसे देख लेते हैं। ये नाम है सुतापा तालुकदार, मीनाती मिश्रा, हरे कृष्ण बेहरा, कुमकुम मोहंती और केलुचरण महापात्र। कौन कौन, सुतापा तालुकदार, मीनाती मिश्रा, हरे कृष्ण बेहरा और कुमकुम मोहंती या फिर केलुचरण महापात्र, ये सारे के सारे उड़ीसी के कलाकार हैं। अब हम थोड़ा पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिला है, हम पद्म पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं और हम जानेंगे कि 2024 में पद्म पुरस्कार किस किसको मिला है। ठीक है, देखिए पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया गया है। पद्म पुरस्कार दिया जाता है, पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में किस किसको, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। ये पुरस्कार साहित्य, खेल, कला, समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है पद्म पुरस्कार। ठीक है, याद रखें। पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी और 2024 में 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। याद रखेंगे कितने लोगों को दिया गया, 132 लोग 2024 में दिया गया है। ठीक है, 2024 में पद्म पुरस्कार मिल चुका है। इसकी वजह से आपके एग्जाम के लिए पद्म रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, जिसमें से 30 महिलाओं, 9 मरणोपरांत व्यक्तियों को और 9 विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई भी शामिल हैं। ठीक है, कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है 2024 में, 132 लोगों को मिला है। में से 30 महिला और 9 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, आगे है हमारे पास, अब हम देखते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। ठीक है, और किस किसको मिला है ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। पद्म विभूषण पुरस्कार पहली बार दिया गया था। ये भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान। पद्म विभूषण पुरस्कार दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। पद्म भूषण पुरस्कार तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न के बाद। इसके अलावा फिर आता है पद्मश्री जो कि चौथा सबसे बड़ा सम्मान। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, प्रथम अलंकृत व्यक्ति थे पद्म विभूषण पुरस्कार के सत्येंद्रनाथ बोस व अन्य थे। ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस पद्म विभूषण पुरस्कार प्रथम व्यक्ति थे पाने वाले। और इस बार 5 लोगों को सम्मानित किया गया पद्म विभूषण पुरस्कार। वो 5 लोग कौन है, पांचों के पांचों नाम आपको पता होने चाहिए। जयंतीमाला जो कि आर्ट से रिलेटेड है, तमिलनाडु से। भी आर्ट से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश से। अफेयर से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश बिलोंग करते हैं। बिंदेश्वर पाठक सोशल वर्कर हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। पद्म सुब्रमण्यम आर्ट से रिलेटेड है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये पांचों के पांचों नाम आपको पता होने चाहिए, पद्म विभूषण पुरस्कार के 5 पता होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है, ये भी आपको पता होने चाहिए। 5 लोगों को दिया गया, पांचों के नाम आपको। पहले विभूषण को वयंतीमाला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक, पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार 17 लोगों को दिया गया है 2024 में। ठीक है, इसमें से कुछ के नाम हमने यहाँ पे लिख दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। इसमें से मिला है पद्म भूषण पुरस्कार मिला है एम फातिमा बीबी को, क्योंकि मरणोपरांत इनको मिला है। और ये एम फातिमा बीबी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश।
ठीक है। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? मैम फातिमा बीबी। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती को मिला है जो कि से रिलेटेड है। होल्म्स जी एन कामा को मिला है, साहित्य से रिलेटेड है। राम नाइक को मिला है, लोककार से रिलेटेड है। दत्तात्रेय अंबादास मयालू को और उषा उत्थुप को मिला है, दोनों कला से रिलेटेड है। इसके अलावा विजयकांत और प्यारेलाल शर्मा को मिला है, और मिला है श्री तेजस मधुसूदन पटेल को और श्री सत्यव्रत मुखर्जी को सार्वजनिक मामले। इनको श्री तोगदान रिम्पोछे को, जो कि अध्यात्मवाद से रिलेटेड है, श्री विजयकांत को मिला कला से रिलेटेड। और पद्मश्री पुरस्कार 110 लोगों को दिया गया है। पद्मश्री पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 110 लोग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आरबीआई ने किस वर्ष इक्विटास होल्डिंग्स को एक लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी दी थी? आरबीआई ने किस वर्ष इक्विटास होल्डिंग्स को एक लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी दी? 19 में, 12 में, 2009 में, या 2016 में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2000। ठीक है, याद रखें। ठीक है, अच्छा, इक्विटास होल्डिंग्स को वर्ष 2016 में एक लघु वित्त बैंक लॉन्च करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली थी, और इसे आरबीआई से मंजूरी देश में छोटे वित्त बैंकों को लाइसेंस देने के दिशा निर्देशों के तहत दी गई। जो छोटे वित्त बैंक है उनको लाइसेंस देने के लिए इसको इक्विटास होल्डिंग्स को मंजूरी दी थी। ठीक है, याद रखें। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। देखिए, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। हिल्टन यंग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी, और आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ पर? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में आरबीआई के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। याद रखेंगे। इसके पहले अध्यक्ष हैं ओसबर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले अध्यक्ष कौन है? ओसबर्न स्मिथ। पहले भारतीय अध्यक्ष हैं सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना 100 के 5 लाख शेयरों को मिलाकर हुई थी। आरबीआई की स्थापना इंपोर्टेंट बन जाता है कि आरबीआई की स्थापना कितने शेयरों से हुई थी? तो 5 लाख शेयरों से हुई थी। 100 के 5 लाख शेयरों से हुई थी। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। राष्ट्रीयकरण से मतलब हो गया कि आरबीआई को सरकारी बना दिया था। ठीक है, राष्ट्रीयकरण हो जाता है। ठीक है, 2 शब्द होते हैं, एक राष्ट्रीयकरण होता है और एक विनिवेश होता है। जब किसी प्राइवेट चीज को सरकारी बनाया जाता है तो उसे राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। जब किसी सरकारी चीज को प्राइवेट कर दिया जाता है तो उसे विनिवेश बोलते हैं। क्या कहते हैं? विनिवेश बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए। आरबीआई के कार्य का संचालन 21 बोर्डों के सदस्यों के द्वारा होता है। 21 सदस्यों के बोर्ड के द्वारा होता है। और 21 बोर्ड कौन कौन होते हैं इसे देखेंगे। इसमें से एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और 4 क्षेत्रीय गवर्नर होते हैं। वित्त मंत्रालय के अधिकारी और 10 अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसका कार्य होता है बैंकों पर नियंत्रण करना, नोट का निर्गमन करना, मुद्रा का विनिमय करना, इसके अलावा मौद्रिक नीति बनाना। ये आरबीआई का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से या कौन सा समुच्चय आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? 352 से 360, 309 से 312, 343 से 351, 330 से 300। तो प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है इसमें से आर्टिकल 352 से 360। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। हम बात कर रहे हैं आपातकालीन की, तो हमें पता होना चाहिए भारत में आपातकाल लागू होते हैं तो कितने प्रकार के भारत में आपातकाल लागू किए। तीन के आपातकाल लागू किए जा सकते हैं। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की जानकारी, और इन आपातकालों को मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लागू। अब आप कहेंगे भैया कौन कौन से आपातकाल जारी किए जा सकते? देखिए, आर्टिकल 352 में चर्चा है राष्ट्रीय आपातकाल की। जब कोई विदेशी आक्रमण हो जाए या फिर आंतरिक अशांति हो जाए तो फिर यहाँ लागू किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। इसके अलावा 356 में है राजकीय आपातकाल की चर्चा। जब किसी राज्य में संवैधानिक ढांचा विफल हो जाता है तो राजकीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, राष्ट्रपति करते हैं। और राजकीय आपातकाल को ही बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राजकीय आपातकाल को ही बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। और ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 360 में आता है वित्तीय आपातकाल। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया वित्तीय आपातकाल। जब जब हमारे देश पर कोई वित्तीय संकट आ जाता है तो वित्तीय आपातकाल लागू किया जाएगा। लेकिन अभी तक हमारे भारत में जब से आजाद हुआ तब से अब तक हमारे भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है, वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। 352, 356 राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल की तो घोषणा हो चुकी है, लेकिन वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमानों का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कहां से कहां तक होती है, मतलब कौन सी होती है? वित्तीय वर्ष की अवधि कितने से कितने तक होती है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 फरवरी से 31 जनवरी तक,
1 अक्टूबर से 31 अगस्त तक, या फिर 1 अप्रैल से 31। वित्तीय वर्ष होता है वो कौन सा वित्तीय वर्ष होता है, कहाँ से कहाँ तक को वित्तीय वर्ष की गणना की जाती है? वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, वित्तीय वर्ष के अनुसार होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, याद रखें। अब हम बात कर रहे हैं वित्त से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, थोड़ा बजट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, भारत का पहला बजट लॉर्ड कैनिंग के समय पर 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। और आपको बतला दूं कि लॉर्ड कैनिंग ही भारत का पहला वायसराय बना था 1858। ठीक है, अच्छा, 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था पहला बजट भारत का। इसलिए विल्सन को भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कहा जाता है। इंपोर्टेंट, मार्क करेंगे इसे कि भारत में बजटीय प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? विल्सन को कहा जाता है। ठीक है, याद रखें। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 में पहले भारत के पहले वित्त मंत्री आर के सेठी ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को भारत के पहले वित्त मंत्री आर के सेठी ने पेश किया था। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट। ठीक है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी, जबकि पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी, जबकि पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? निर्मला सीतारमन। ठीक है, याद रखें। सर्वाधिक बजट पेश करने का श्रेय मोरारजी देसाई को जाता है। सबसे अधिक बजट मोरारजी देसाई ने पेश किए हैं। इन्होंने 10 बार बजट पेश किए हैं, जिसमें से 8 बार पूर्णकालिक बजट पेश किए हैं और 2 बार अंतरिम बजट पेश किए हैं। इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें याद रखेंगे। भारत में बजट पेश करने की परंपरा फरवरी महीने के अंतरिम कार्य दिवस पर की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सार्वजनिक क्षेत्र के सरकार को प्राप्त लाभांश क्या कहलाता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सरकार को प्राप्त लाभांश क्या है? पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत प्राप्ति है, गैर कर राजस्व प्राप्ति है, या फिर कर राजस्व प्राप्ति? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से प्राप्त लाभांश की बात कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन ए व्यय तो कट ही जाए, क्योंकि हम लाभांश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंड बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए कट गया। ठीक है, अब ऑप्शन बी देखते हैं। देखिए, ऑप्शन बी है पूंजी की प्राप्ति। देखिए, पूंजी की प्राप्ति कैसे होती है सरकार को? जब सरकार कहीं से ऋण लेती है या फिर सरकार अपना कोई सामान बेच देती है तो उसे पूंजीगत प्राप्ति में बोल देती है। तो ये पूंजीगत प्राप्ति भी नहीं हो जाएगा इसका। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति भी नहीं होगा। अब बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का मतलब होता है जो सारी सरकारी चीजें, जैसे कि बस, रेल, एयरपोर्ट, जो जो सरकारी चीजें हैं वहां से जो प्राप्त लाभ होता है वो किस में आता है? क्या सरकार, क्या रेल, बस या फिर एयरपोर्ट से, इसमें जो इससे कर प्राप्त होता है क्या सरकार को? तो हमें सेवा प्रदान करती है पैसे लेकर, उसको कर तो प्राप्त नहीं होता, तो इसमें कर राजस्व प्राप्ति भी नहीं होगा। इस ऑप्शन डी भी नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गैर कर राजस्व प्राप्तियां। वो गैर कर राजस्व प्राप्तियां हैं वो। ठीक है, वो कर राजस्व प्राप्ति नहीं। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात आ जाती है इसमें पूंजीगत व्यय की, पूंजीगत प्राप्ति की। क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्ति से रिलेटेड। हम देखेंगे, देखिए व्यय के बारे में। देखिए, पूंजीगत व्यय कहते किसे हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा व्यय होता है और इसमें देश की तरक्की के लिए सरकार बुनियादी ढांचे पर पैसा खर्च करती है पूंजीगत व्यय में। ठीक है, किस पर खर्च करती है? बुनियादी ढांचे पर। अब बुनियादी ढांचे कैसे कैसे होते हैं? बुनियादी ढांचे का मतलब है जैसे पुल है, सड़क है, एयरपोर्ट है, बुनियादी ढांचे होते हैं। देखो, अभी भी समझ में नहीं आया होगा, इसे थोड़ा सा सरल भाषा में समझ। देखिए, जैसे कि सरकार सामान्य खर्च से थोड़ा सा अलग व्यय हो जाए सरकार का, तो देश, जिससे देश का विकास हो, तो उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे कि जैसे वेतन, सब्सिडी, ये तो सब चलता ही रहता है, ये तो सरकार का खर्च है ही है। ये सामान्य खर्च हो गया, वेतन देना, सब्सिडी देना। ठीक है, उसका सामान्य खर्च हो गया। इसके अलावा अगर पुल का निर्माण करना हो, सड़क का निर्माण करना हो, तो इसमें जो आय का खर्च होगा वो वो पूंजीगत व्यय कहलाएगा। जो सामान्य व्यय से जो थोड़ा अलग पैसा खर्च करना किया जाए, जिसमें अपने देश का विकास हो, अपने देश की तरक्की हो, वो पूंजीगत व्यय कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। इसी तरह से पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। पूंजीगत प्राप्ति वही होती है जिसमें सरकार को सामान्य आय तो हो रही है, सामान्य प्राप्ति हो रही है, सामान्य प्राप्ति हो रही है, उसे टैक्स मिल रहा है, जीएसटी मिल रही है, रेलवे वगैरह से पैसा मिल रहा है, वो तो है ही है प्राप्ति। इसके अलावा अगर सरकार को और जरूरत पड़ जाए तो विदेश से पैसा ले ले उधार। ठीक है, या फिर अपना कोई सामान बेच दे, जैसे कि रेलवे ने अभी जैसे कि सरकार ने रेलवे का इस हाल फिलहाल में विनिवेश कर दिया है, यानी कि उसे बेच दिया है, तो वो पूंजीगत प्राप्ति में आ जाते हैं। और ये प्राप्ति कैसी होती है? अनियावर्ती मानी जाती है। इसे बार बार तो नहीं कर सकते, बार बार तो आप विदेश से ऋण नहीं ले सकते, बार बार तो आप किसी सामान को नहीं बेच सकते, बार बार तो आप सरकारी भवन को नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, तो वो सब ये सारी चीजें पूंजीगत प्राप्ति में। जैसे कि मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे भूमि या भवन की बिक्री, किसी सरकारी या अन्य संस्था के द्वारा अनुदान या सहायता कर देना,
सहायता मिलना या फिर सरकार के द्वारा ऋण लेना, ये सब पूंजीगत प्राप्ति में आ जाती है। ठीक है, ये याद रखेंगे सारी चीजें। जब ब्याज की दर अपने अधिकतम स्तर पर होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुसरण करेगा? ऑप्शन ए, बॉन्ड की मांग अपने न्यूनतम स्तर पर होगी। देखिए बॉन्ड क्या होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए बॉन्ड क्या होता है। जब आपके पास कुछ पैसा होता है और आप LIC में जाएं या बैंक में जाएं और आपसे क्या आप कहते हैं कि ये हमारा पैसा रख लो 2 साल के लिए, 2 साल के बाद हमें पैसा वापस कर देना और ब्याज के सहित दे देना। तो बैंक कहता है ठीक है हम आपको ब्याज दे देंगे, इस पैसे पे हमने 2 साल के लिए रख लिया। और जो पैसा 2 साल के लिए रखती है उसके बाद बैंक आपको एक पेपर देती है, उस पेपर को बॉन्ड पेपर कहते हैं, और आप 2 साल बाद जाएंगे उस बॉन्ड पेपर को लेकर आपको पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं बॉन्ड पेपर। अब आप ये बताइए, जब ब्याज बहुत ज्यादा होगी तो आप बॉन्ड पेपर को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? आप ये बताइए। आप बॉन्ड पेपर को खरीदेंगे। जब ब्याज बहुत ज्यादा होती है तो बॉन्ड पेपर को ज्यादा खरीदा जाएगा जिससे कि हमें ब्याज ज्यादा मिल जाए। तो ये ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड की मांग अपने न्यूनतम स्तर पर होगी, ये ऑप्शन गलत हो जाए। ठीक है, अच्छा अब ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या है हमारे पास? ऑप्शन बी है मुद्रा की अव्यवहार्य मांग, यानी कि सट्टा मांग शून्य हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है भाई, सट्टा मांग अव्यवहारिक मांग बिल्कुल शून्य हो जाएगी। अब आप जो पैसा खर्च, जो मुद्रा की जो मांग जो होगी वो एक व्यवहारिक मांग होगी, ना कि अव्यवहारिक मांग। जो सट्टा मांग ये बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मुद्रा की अव्यवहार्य मांग अपने अधिकतम स्तर पर हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत। जब ब्याज बहुत ज्यादा है तो अधिकतम स्तर पर कैसे पहुंच जाएगी? मुद्रा की अव्यवहार्य मांग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, मुद्रा की अव्यवहार्य मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर होगी, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओनली ऑप्शन बी, मुद्रा की अव्यवहार्य मांग शून्य हो जाएगी। इसका मैंने लिखा नहीं है लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा नाइटशेड परिवार सोलानेसी में एक 12 मासी जड़ी बूटी पौधा है? इसका उपयोग वैकल्पिक चिकित्सा में गठिया के दर्द, सर्दी या जुकाम या हे फीवर के इलाज में प्राथमिक चिकित्सा के रूप में किया जाता है। कौन सा नाइटशेड परिवार है जिसका यूज गठिया के दर्द में, सर्दी जुकाम में, हे फीवर किया जाता है? तो वो है एट्रोपा बेलाडोना। कौन सा है? एट्रोपा बेलाडोना। ये पौधों के वैज्ञानिक नाम है अर्चिस हाइपोगिया। ये किसका वैज्ञानिक नाम है इसे देखते हैं। ये मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है। सुनोडोन डेक्टिलोन ये बरमूडा घास का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा सिसर एरिटिनम ये चने का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अजमेर सिंह को संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अजमेर सिंह का संबंध है एथलेटिक्स से। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडेलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी? देखिए मेंडेलीव ने तत्वों की संख्या को ज्ञात किया था और मेंडेलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो मेंडेलीव ने कितने तत्व ज्ञात किए थे? मेंडेलीव ने 63 तत्व ज्ञात किए थे, 63 एलिमेंट्स इन्होंने फाइंड किए थे। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मेंडेलीव के बारे में, मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मेंडेलीव को आवर्त सारणी बनाने में सफलता मिली। सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मेंडेलीव ने ही बनाई, जिसकी वजह से मेंडेलीव को आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। लेकिन जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु भारों पर डिपेंड थी। ठीक है, मेंडेलीव ने नियम दिया था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते, अर्थात यानी कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भर के क्रम में, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समान भौतिक व रासायनिक गुण वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। इन्होंने क्या था कि अगर परमाणु भार के क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद वो फिर से वही गुण के तत्व वापस आ जाते हैं, ये कहा था इन्होंने मेंडेलीव ने। ठीक है, अच्छा मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे, 9 वर्ग थे। इसने अपनी आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया था जिनकी खोज अभी नहीं हुई थी। ठीक है, उन तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया जिनकी खोज तब उस समय नहीं हुई थी, और वो फिर बाद में खोजे गए तत्व थे कौन कौन से? गैलियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम और स्कैंडियम। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका स्थान एवं गुण का निर्धारण मेंडेलीव ने खोज से पहले ही कर दिया था, और इसने अपनी आवर्त सारणी में इनके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया था। इसके लिए गैलियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम, स्कैंडियम, ये चारों नाम आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अब देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किससे कहा जाता है? ये कहा जाता है मोजले को। किसको कहा जाता है? मोजले को कहा जाता है, क्योंकि 1913 में हेनरी मोजले ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में सजाया है, और मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है इस वजह से।
नियम वही है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी का था, बस मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या था, परमाणु भार था, उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। और आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले है, इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में सजाया है। ठीक है, आवर्त सारणी में। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे तो उसमें 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं और 118 तत्व हैं। ठीक है, जिसमें से 4 ब्लॉक हैं। चारों ब्लॉक कौन कौन से, एस पी डी एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन एक पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक गायक है। तो कौन एक पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक गायक है, इला अरुण, रब्बी शेरगिल, या फिर मलिनी अवस्थी, या फिर पापोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिनी अवस्थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा किस किस वर्ष में स्थापित किया गया था। 1991 में, 1982 में, 1972 में, या फिर 1962 में। वो स्थापित किया गया था 1972 में, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि आईसीएचआर, आईसीएचआर की हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, शिक्षा मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन यह 1979 में यानी कि 1979 में संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन बन गया है, आईसीएचआर। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आज की क्लास बस हमारी इतनी ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।